दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की लिकरिस पिज्जा की डिटेल स्टोरी के बारे में। इस वीडियो में हम इसके टाइटल के मतलब को समझेंगे, इसके कैरेक्टर्स को समझेंगे और आखिर में इसकी एंडिंग के मतलब को जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आप इस फिल्म को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के टाइटल के बारे में। लिकरिस पिज्जा का टाइटल पहले होने वाला था द सॉगी बॉटम, वही नाम जो गैरी ने पहले अपने वाटरबेड बिजनेस के लिए सोचा था। पर फिर डायरेक्टर ने इसे बदलने का फैसला लिया, जो कि जुड़ा हुआ था उनके पास्ट की मेमोरीज से। अब यह टाइटल ज्यादा लोगों को समझ नहीं आता, यहां तक कि फिल्म को देखने के बाद भी। इस टाइटल के रेफरेंस को वही समझ सकता है जो 1970s की कैलिफोर्निया में रहा हो, जहां से एंडरसन ने इसे निकाला है। अब ना तो ये फिल्म में दिखाया गया है और ना ही इसे समझाया गया है। लिकरिस पिज्जा एक चेन ऑफ रिकॉर्ड शॉप्स थी जिसे लॉन्ग बीच और उसके आसपास उस दौर में काफी सफलता मिली जिस दौर में यह फिल्म सेट है। पर इसे इस 2 घंटे 13 मिनट में एक बार भी नहीं दिखाया जाता, वो भी इतने सारे सिंबोलिज्म्स होने के बावजूद। एंडरसन इस फिल्म के टाइटल को लेके पूरी तरह से कन्विंस नहीं थे और वो कहते हैं कि वो महीनों तक इसके ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचते रहे। इन द एंड उन्होंने सोचा कि भले ही इसका फिल्म के प्लॉट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और ये बहुत से लोगों की समझ से परे है, फिर भी लिकरिस पिज्जा एक इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग वर्ड्स का कॉम्बिनेशन था और इससे भी कहीं ज्यादा ये एंडरसन को उनके बचपन की याद दिलाते हैं। अगर इन वर्ड्स के लिटरल मीनिंग की बात की जाए तो डेकेड्स पहले म्यूजिक लवर्स के बीच ये टर्म वाइनल एंथुजियास्ट के स्लैंग का एक पार्ट था और म्यूजिक के एंजॉयमेंट के इस सपोर्ट को ये रेफर करता है। इनफैक्ट वाइनल रिकॉर्ड का शेप और साइज पिज्जा जितना होता है और ये वाइनल से बना होता है, एक मटेरियल जो अपनी ब्राइटनेस और इंटेंस ब्लैक कलर की वजह से प्रोसेस्ड लिकरिस की तरह ही लगता है और इसीलिए इसका नाम पड़ा लिकरिस पिज्जा। चलिए अब बात करते हैं लिकरिस पिज्जा के रियल लाइफ कैरेक्टर्स के बारे में और ये कैरेक्टर्स किन किन से इंस्पायर्ड थे। पॉल थॉमस एंडरसन कई सारे रियल लाइफ कैरेक्टर्स के फिक्शनलाइज वर्जन इस फिल्म में इस्तेमाल करते हैं। गैरी वैलेंटाइन का कैरेक्टर बेस्ड था गैरी गुड्समान पे, जिसने अपनी चाइल्ड एक्टिंग को और एंटरप्रेन्योर परस्यूट्स को छोड़ दिया और हॉलीवुड में मोस्ट एक्टिव फिल्म प्रोड्यूसर्स में से एक बना, जो अब टॉम हैंक्स के साथ अपने कोलैबोरेशंस के लिए जाना जाता है। जैक होल्डन एक्टर विलियम होल्डन का फिक्शनल रूप था, जिसने इस साल के बाद कुछ और फिल्मों में काम किया जैसे नेटवर्क, फेडोरा, डेमियन ओमेन 2 और फाइनली 1981 में गुजरने से पहले एसओबी में। लुसिल डूलिटिल का किरदार एक्ट्रेस लुसिल बॉल पर बेस्ड था, जिसे कुछ टीवी स्पेशल के साथ साथ हेयर्स लूसी में एक और साल काम करना जारी रखा। फिर वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थरिज 1979 में और 1989 में उनकी मौत हो गई। इन्हीं का किरदार लास्ट ईयर आई फिल्म बीइंग रिकार्डोज में निकोल किडमैन ने निभाया है। खैर, ब्रैडली कूपर के कैरेक्टर जॉन पीटर्स ने 1976 की अ स्टार इज बॉर्न प्रोड्यूस की। फिर वो बारबरा स्ट्राइसैंड से अलग हो गए, फिर कुछ सुपरमैन फिल्म प्रोड्यूस की और फिर उस पर कुछ सेक्सुअल असॉल्ट के इल्जाम भी लगाए गए। आखिर में जोल वैक्स का किरदार निभाया अनकट जेम्स के डायरेक्टर बेनी सैफ्टाई ने, जो 1973 में अपनी मेयोरल रेस हार गए थे। वो 30 सालों तक एलए सिटी काउंसिल में रहे। इवेंचुअली वो 1999 में पब्लिकली बाहर आ गए थे, जब वो मेयर के चुनाव में फिर से खड़े हुए थे और अब वो न्यूयॉर्क सिटी की एंडी वॉरहॉल फाउंडेशन फॉर आर्ट्स के प्रेसिडेंट हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इसकी एंडिंग पर। लिकरिस पिज्जा की एंडिंग एक एम्बिगियस फाइनल सीन से होती है। फिल्म में गैरी और अलाना सैन फर्नांडो वैली में एक दूसरे की पहचान को ढूंढने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं।
लिकरिस पिज्जा नॉस्टैल्जिकली वक्त के ऐसे मोमेंट को डिपिक्ट करती है जिसमें दो लोग एक साथ ग्रो अप होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रायल्स और यूथ की समस्याओं के साथ। काफी लोगों का ऐसा मानना है कि लिकरिस पिज्जा को गैरी के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, जिसमें वो ये फैंटेसी करता है कि उससे बड़ी एक लड़की भी उसे पसंद कर रही है। पर यह फिल्म अलाना के कैरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट से भी इक्वली मोटिवेटेड नजर आती है। ये कहानी गैरी से शुरू होते होते अलाना की बन जाती है, जिसमें कमिंग ऑफ एज वाला कॉन्सेप्ट गैरी के बजाय अलाना की जर्नी पर ज्यादा अप्लाई होता है। इन दोनों के बीच की एज गैप को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन यही चीज इन दोनों के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और मोटिवेशंस का मूल है, और उनकी लव स्टोरी भी उतनी ही अनोखी है जितने उनके बाकी मिस एडवेंचर्स। ये फिल्म गैरी और अलाना के इस एहसास के साथ खत्म होती है कि वो दोनों ही अब एक दूसरे के बिना आगे बढ़ना नहीं चाहते, और इस एक्सेप्टेंस के साथ कि उन दोनों का एक दूसरे की लाइफ पर बहुत ही गहरा असर है। उस रात अलाना और गैरी का भागते हुए एक दूसरे को ढूंढना, गले लगना और सैन फर्नांडो की उन गलियों में अलाना का कहना आई लव यू गैरी, इस खूबसूरत मोड़ पर यह फिल्म खत्म होती है। पर इतने उतार चढ़ाव के बाद आए इस सीन का आखिर मतलब है क्या? अलाना जब गैरी को आई लव यू कहती है तो इसका मतलब है कि वो सच में गैरी से प्यार करती है, लेकिन एक टिपिकल कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी की तरह नहीं। अलाना का कैरेक्टर गैरी को वो जैसा है उस वजह से प्यार करती है क्योंकि वो इतना चार्मिंग और एम्बिशियस है कि उसने 15 साल की उम्र में ही अपनी लाइफ सेटल कर ली है, और वो खुद 25 साल की होके भी अपनी जिंदगी से जुड़ी है। और तो और वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है और उसे उसके बारे में अच्छा भी फील करवाता है। अलाना और गैरी एक दूसरे के लिए क्रेजी हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कम इनसिक्योर फील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब उन्हें ये एहसास होता है कि किसी को उनकी जरूरत है तो वो इस फीलिंग को एंजॉय करते हैं। इस तरह वो दोनों ही मैच्ड अप हैं और उनका प्यार एक सेल्फ सर्विंग की तरह काम करता है। गैरी को अपने से बड़ी उम्र की लड़की की अटेंशन अच्छी लगती है, जिससे उसे ज्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट महसूस होता है। अलाना को एक लड़के की अटेंशन अच्छी लगती है जो बहुत सक्सेसफुल है, पर फिर भी वो उसे सुपीरियर फील करवाता है क्योंकि वो बड़ी और ज्यादा मैच्योर है। गैरी अलाना को उसकी पहचान दिलवाने में मदद करता है, जबकि अलाना गैरी को उम्र कम होने के बावजूद उसके चार्म और करिश्मा को पहचानने में उसकी मदद करती है। यहाँ कैरेक्टर्स बिल्कुल सोलमेट्स हैं, लेकिन उनका प्यार एक टिपिकल रोमांटिक मूवी वाला लव नहीं है। यहां से एक सवाल उठता है, तो क्या अब गैरी और अलाना को एक ऑफिशियल कपल मान लेना चाहिए? सच कहूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। भले ही हमें ऐसा लगता हो कि अब उनका रोमांस ऑफिशियल है, लेकिन वो असली कपल नहीं बन पाएंगे। उनका रिश्ता लीगली आगे नहीं बढ़ सकता। इसका एक अहम रीजन है उनका एज गैप और ये फैक्ट कि गैरी अभी भी हाई स्कूल में है। वो एक दूसरे से इस तरह इमोशनली अटैच्ड हैं, जहां वो एक दूसरे को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो अपने अपने बारे में अच्छा फील कर सकें। इन दोनों का रियलिटी में साथ आना एक फैंटेसी की तरह ही लगता है। ये काफी हद तक मुमकिन है कि अलाना और गैरी का रोमांटिक डायनामिक तब तक ऐसा ही सेम उतार चढ़ाव भरा ही रहेगा जब तक उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिल जाता जो उनसे बेहतर हो और उन्हें ऐसा ही फील करवाए। यही रीजन है कि ये नहीं माना जा सकता कि वो आगे भी कपल बने रहेंगे। लेकिन लोगों के लिए ये एज गैप स्टोरी प्रॉब्लमैटिक क्यों है? बहुत से लोगों को इस लव स्टोरी में एज गैप का होना काफी अनकंफर्टेबल लगता है। अलाना 25 की है और गैरी 15 का है। इस हिसाब से अगर इनका रिश्ता इस किस्से ज्यादा आगे बढ़ा तो ये काफी हद तक इल्लीगल होगा, क्योंकि अलाना एक ग्रोन वुमन है और गैरी एक माइनर है। इस रिश्ते पे डाउट तो अलाना को भी था, जब वो अपनी बहन से कहती भी है कि इन छोटे लोगों के साथ वक्त बिताना अजीब लगता है, इसलिए वो शुरू में उसके साथ हैंग आउट करने की रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर देती है। पर वो खुद को उनके साथ रहने और साथ में काम करने से नहीं रोक पाती, जिसके रीजंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंडरसन यहाँ कभी भी लाइन क्रॉस करके उन्हें एक साथ सोते हुए नहीं दिखाते, जो उनकी रिलेशनशिप को सेक्सुअल नेचर में रॉन्ग होने के बजाय एक ज्यादा इमोशनली प्रॉब्लमैटिक चीज बना देता है। इन दोनों का एज गैप यहाँ एक टैबू की तरह काम नहीं करता, पर गैरी का माइनर होना इस बाउंड्री पुशिंग रोमांस को ज्यादा अनएथिकल बना देता है।
पर यही अनएथिकल एज गैप उनके रिश्ते को रोमांटिसाइज्ड होने से बचाता है और ये फिल्म की कोर थीम्स और मेन कैरेक्टर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को भी खराब नहीं करता। पर इसके उलट गैरी और अलाना के रिलेशनशिप की इमोरलिटी उनके रिस्पेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए काफी जरूरी थी। सारे पहलू जानने के बाद मन में एक सवाल उठता है कि इसकी एंडिंग का रियल मतलब क्या है। थ्रू आउट लिकोरिस पिज्जा गैरी और अलाना अलग अलग टाइम्स में एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें रियलाइज होता है कि अब वो सच में साथ में रहना चाहते हैं और उन्हें अपना डायनामिक पसंद है। लिकोरिस पिज्जा की एंडिंग का मतलब बड़े चेंजेस, डेवलपमेंट, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितताएं और यूथ की इंस्टेबिलिटी के बारे में है। ये गैरी और अलाना की लाइफ में काफी स्पेसिफिक मूवमेंट है, पर इन दोनों को जानने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये ज्यादा वक्त ऐसा नहीं रहेगा। इस वक्त वो दोनों ही खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर अभी भी उनके यूथफुल फ्यूचर्स के बारे में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। असल में फिल्म के शुरुआत से अभी तक ज्यादा कुछ नहीं बदला है, सिवाय अलाना और गैरी के सेल्फ डिस्कवरीज में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के। पर एंड एटलीस्ट हमें कुछ देर की खुशी तो देता ही है कि ये दोनों क्यों सही वक्त पर सही जगह पर एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। और सभी इम्परफेक्शंस को मिला के ये अनकन्वेंशनल स्टोरी इस फिल्म को बेहद खूबसूरत बनाती है। तो दोस्तों, ये था लिकोरिस पिज्जा का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको भी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।